नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में। जैसे कि एक स्टडी के अनुसार भारत में लगभग 1% आबादी जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न की समस्याओं से पीड़ित है। यानी लगभग 10 लाख लोग इस प्रकार की समस्या से हर रोज सामना कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान में होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए शामिल होने जा रहे हैं आज हमारे साथ डॉक्टर दैनिश। इंडिया टॉप डॉक्टर में उनका स्वागत करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि घटिया रोग घटिया रोग क्या है? घुटियो घुटियो गठिया गठिया रोग, वात रोग घटिया रोग। है ना, रोमेटिक जी गठिया रोग एक स्व प्रतिरक्षित प्रणाली है। इसका मतलब जब हमारी रक्षा प्रणाली है ना संक्रमण से लड़ती है तो गलती से उस कोशिकाओं पर हमला करती है, जिसके कारण से ये पंक्तिबद्ध होता है। इसमें इसके होने से जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना और धीरे धीरे इसमें जोड़ों, हड्डी, नरम हड्डी और आसपास की हड्डियां में परेशानी होते हैं। और इस गठिया में गठिया रोग का मुख्य कारण कार्टिलेज में कमी होने से भी होता है। कार्टिलेज की कमी होने से एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ती है, जिसकी वजह से परेशानी होती है, नुकसान होता है और दर्द महसूस होता है। जी सर। तो सर, ये जो आर्थराइटिस है ये कितने प्रकार के होते हैं, और इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, है क्या ये? जी हाँ, अर्थराइटिस गठिया मेनली दो प्रकार के होते हैं, रोमेटिक अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। वैसे तो गठिया कई प्रकार के होते हैं, मगर जनरली हम लोग को पेशेंट के रूप में, रोग के रूप में ये दोनों गठिया ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि कई प्रकार के गठिया में मैं आपको जैसे बता सकता हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटिक अर्थराइटिस, गॉट, रिएक्टिव अर्थराइटिस, सोरेटिक अर्थराइटिस, टेम्पोरल अर्थराइटिस, है ना। लेकिन दो गठिया जो हुआ है ना, रोमेटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेन गठिया के दो प्रकार होते हैं, जो कि लोगों उससे लोग ग्रसित रहते हैं। आज के समय में हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गठिया रोग से ग्रसित है, रोमेटिक से वो ग्रसित, वात रोग से वो ग्रसित है। अभी जो कैलकुलेशन जो अभी आया है ना, 5 में से एक को 20% पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम द रोमेटिक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस प्रॉब्लम। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटिक अर्थराइटिस जनरली ये 50 साल होने के बाद में ही ये अकर करता है, लोगों को होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज है ना, जोड़ों में कार्टिलेज को जो नुकसान पहुंचता है, उसके वजह से जो एक हड्डी दूसरे हड्डी से रगड़ती है, जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली उन जोड़ों पे ज्यादा असर करती है जिस जोड़ से शरीर का भार होता है। जैसे कि इसको वेट वेयरिंग जॉइंट भी कह सकते हैं, जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, है ना। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। रोमेटिक अर्थराइटिस ये ऐसा रोग है जिसमें स्वयं की रक्षा प्रणाली ही इसको जोड़ों में दर्द को उत्पन्न करती है। ये अर्थात ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब आप रक्षा प्रणाली आक्रमण करती है तो उसमें जोड़ों में जब दर्द होता है, उसमें एक द्रव होता है और उसके द्रव के साथ में उसमें सोजिश आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो ये रोमेटिक अर्थराइटिस, जनरली रोमेटिक अर्थराइटिस बड़े जोड़ों में, बिग जॉइंट में कम होता है। जनरली ये छोटे जॉइंट, स्मॉल जॉइंट, जैसे हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां ज्यादा अफेक्टेड होते हैं।
और ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली 50 साल से ऊपर उम्र वाले को ही अफेक्ट करता है, मगर रोमेटिक अर्थराइटिस किसी भी उम्र में, किसी भी एज वाले लोग को अफेक्ट करता है, होता है। और रोमेटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी भी उम्र में हो सकता है, 50 साल से उम्र के। और जेनेटिक रोमेटिक अर्थराइटिस जेनेटिक से भी इसका रिलेशन है। अगर ब्लड रिलेशन माता पिता या भाई बहन को है तो उस वैसे लोगों को इसके होने की संभावना बढ़ जाती है, मगर ये जरूरी नहीं है कि उनको होगा ही, संभावना बढ़ती है। जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो होता है उसमें क्या जेनेटिक होना ही होना है। अगर माता पिता दोनों को अगर ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अगर उनके 4 संतान है तो 2 को 50% दे विल बी अफेक्टेड। और वैसे ही डायबिटीज में, चीनी रोग में, अगर माता पिता दोनों को जन्म के समय में अगर डायबिटीज है तो उसमें भी 50% मतलब 2 संतान को होगा, 2 संतान को नहीं हो सकता है ना। ये कंपलसरी है, जेनेटिक है, मगर यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा वंश से, उसका जेनेटिक से कोई मतलब नहीं होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और ऑस्टियोजेनेटिक्स से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटिक अर्थराइटिस को हम ये दो प्रकार है जिससे मैंने आपको बताया। जी सर, तो अभी आपने और ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा जब बढ़ जाता है जब गॉट या डायबिटीज, मधुमेह या वजन बहुत ज्यादा हो, या कोई जोड़ों में दर्द जो बहुत पहले से हुआ है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर देखा जाए तो जेनेटिकली भी हो गया या नॉर्मली भी हो गया, बहुत लोगों को गठिया का रोग होता ही है, लेकिन हाँ जी, लेकिन फिर भी लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं है इस बारे में या ध्यान नहीं देते। तो आप हमारी जनता को बताइए कि जब गठिए के लक्षण क्या क्या होते हैं, कि जल्दी उनको डॉक्टर दिखाना चाहिए जैसे उनको वो लक्षण दिखे। जी जी, जरूर से मैं बताऊंगा। देखिए, अभी बहुत सारे लोग अभी गठिया के मामले में सारे लोग अभी अवेयर नहीं रहते हैं। जनरली क्या होता है, बहुत समय हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, people will go to medicine and painkiller medicine they will take and it will be reduced for some time, है ना। जनरली ये देखा गया है। तो गठिया के लक्षण अगर हमको दिखते हैं, गठिया के लक्षण जैसे कि हमारे ज्वाइंट, सबसे मुख्य लक्षण है कि ज्वाइंट पेन है अगर हो रहा है तो सबसे पहले हमको सतर्क हो जाना चाहिए। ज्वाइंट पेन इज नॉट नॉर्मल पेन। इफ आई एम लेग पेन इज देयर, है ना, तो some harassment is there, I run so much today, that's why sometimes it will be pain, muscles pain होगा, तो that is okay। मगर अगर ज्वाइंट में पेन है, this joint, this is small joint, है ना, this is ये पैर की उंगली, ये big, this is big joint, है ना, big joint। तो ज्वाइंट में अगर पेन होता है, अगर उसमें दर्द होता है, सूजन होता है, चेहरे में मांसपेशी में सूजन होता है, चेहरे में सूजन होता है, मांसपेशी में सूजन होता है, इन्फ्लामेशन अगर होता है, तो हमको इस मामले में, और दर्द होता है, अकड़न होता है ना, पूरा शरीर अकड़ेगा, दर्द होगा, कंधा दर्द हो सकता है, बैक पीठ दर्द हो सकता है ना। पर मगर ज्वाइंट पेन उसमें कंपलसरी है, वो ज्वाइंट से रिलेटेड जरूर होगा, है ना। गठिया इट इज रिलेटेड टू ज्वाइंट, है ना। ज्वाइंट कार्टिलेज ज्वाइंट से रिलेटेड है, कार्टिलेज की कमी होने से, नुकसान होने से, है ना, ये होता है। तो हमको जब भी अगर ऐसा हमको साइन सिम्टम दिखे कि मुझे ज्वाइंट पेन हो रहा है ना, या स्मॉल ज्वाइंट हो, है ना, हाथ की उंगली के ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, या पैर की उंगली में ज्वाइंट दर्द हो रहा है, या बिग ज्वाइंट में हमारे घुटने में दर्द होता है, या हमारे हिप ज्वाइंट में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है ना, तो इसको हमको हल्के रूप में नहीं लेना है ना। इसके लिए हमको मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, है ना, जो भी हमारे देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें पैथोलॉजी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।
कोई भी डिजीज को अगर हम पैथोलॉजी टेस्ट करवा लेंगे तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज और हर बॉडी, है ना। पैथोलॉजी टेस्ट में जनरली हम लोग ये गठिया में यूरिक एसिड की मात्रा, है ना, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इसोटाइटर बढ़ जाता है। तो ये दो टेस्ट हमको सबसे पहले कराना चाहिए, इसोटाइटर और यूरिक एसिड। अगर ये बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रोमेटिज्म। अब कौन सा रोमेटिज्म है उसके बाद में वी विल फॉलो दैट, है ना। तो हम दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि गठिया को साधारण रूप में नहीं ले, ये इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू क्योर आल्सो, है ना। तो इसलिए जब भी गठिया के शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के बातों को मानिए, डॉक्टर जो पैथोलॉजी टेस्ट करवाते हैं सब कीजिए, उसके बाद में रिपोर्ट के अनुसार उसको सीरियसली लोग पे उसका ट्रीटमेंट करवाइए। यही बहुत बढ़िया बोला आपने। तो हमने अभी रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात करी, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस के होम्योपैथी, जैसे कि हम जानते हैं आजकल कितना एडवांस्ड होता जा रहा है, कितनी नीड बढ़ती जा रही है होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी के क्या उपचार हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस ठीक करने के लिए, और इसके साथ साथ इसको रोकने के लिए लोग अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं? जी जी, रोमेटिक आर्थराइटिस के उपचार हमारे होम्योपैथिक में है, और मैं बहुत सी सारी दवा का भी नाम आपको बताने जा रहा हूँ। मगर एक बात हमारे होम्योपैथिक में ध्यान देना होता है कि हमारे पैथी में एलोपैथिक और होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, इज टोटली डिफरेंट, टोटली चेंज्ड, है ना। अगर वो अगर जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने मॉडर्न फार्मेकोलॉजी कोर्स भी किया हूँ एलोपैथिक का, मैं डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजिस्ट भी एलोपैथिक से हूँ मैं, तो आई नो एलोपैथिक आल्सो वेरी वेल कि गवर्नमेंट हैज गिवन फैसिलिटी टू अस, है ना। तो मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक में मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बिल्कुल चेंज है। जैसे कि अगर हमारे ज्वाइंट पेन के लिए जो मेडिसिन अगर एलोपैथिक वाले इस्तेमाल करते हैं, वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में वो उस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हेडेक के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो पैर के दर्द के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। मगर हमारे पैथी में, हमारे होम्योपैथिक में इट इज नॉट लाइक दैट। वन मेडिसिन कैन वर्क मोर देन 50 टाइप्स ऑफ डिजीज आल्सो। आई हैव टू डायग्नोज द पेशेंट, है ना। सबसे पहले मैं फिजिकली उसको डायग्नोस करूंगा, मेंटली डायग्नोसिस करूंगा, कंप्यूटराइज करूंगा, फिर पैथोलॉजी करूंगा, फिर सारे साइन सिम्टम लूंगा, विच मेडिसिन आई हैव टू गिव प्रोवाइड टू माय पेशेंट, है ना। तो तब जाके हमारा ट्रीटमेंट ये पूरा होगा। और होम्योपैथिक में बहुत सी सारी दवा है, जैसे कुछ दवाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अर्निकामोंट। अर्निकामोंट बहुत ही अच्छी दवा है रोमेटिक अर्थराइटिस के लिए। अगर पेशेंट बहुत दिनों से गठिया से सफर कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें अर्निकामोंट में मुंह का स्वाद अच्छा नहीं होना, हाथ पैर में अकड़न होना, पैरों में दर्द होना, और लेटे रहने पे स्टिफ जैसा महसूस होना, सख्त महसूस करना, ये सब अगर लक्षण होते हैं तो हम लोग we can think to give अर्निकामोंट, but it is not 100%। I will tell to my, है ना, दर्शक को मैं बताऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर पेशेंट आते हैं तो मैं कंप्यूटराइज मेडिसिन करता हूँ, पेशेंट को हर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डायग्नोसिस करना होता है, तब जाके मैं मेडिसिन का सिलेक्शन कर दूं। सेकंड मेडिसिन में जैसे आपको रूमेटिक अर्थराइटिस में हम लोग चला सकते हैं बेलोडोना। बेलोडोना में क्या होता है, अचानक जोड़ों में दर्द होना, जलन होना, सूजन होना, अगर ये सब चीज पाया जाता है, मांसपेशियों में दर्द होना, अकड़न होना, अगर हम सीधे नहीं लेटे रहे, सीधे होके नहीं लेटने पे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, है ना। तो ये सब चीज अगर साइन सिम्टम मिलता है तो हम बेलोडोना मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पेशेंट को। अगर तीसरा मैं आपको ब्रोनिया
एक मेडिसिन है। इसमें बोरोनियल अगर पेशेंट रोमेटिक से सफर कर रहा है, गठिया से सफर, वात रोग से सफर कर रहा है, तो उसके वजह से उसके अंदर में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है बोरोनिया रोग को, और उसके पाँव में सूजन हो जाना, हाथ पैर में जकड़न, अकड़न, दर्द होना, है ना, ये सब अगर साइन सिम्टम अगर हमें मिलते हैं तो ब्रोनिया के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि ब्रोनिया वी कैन प्रिस्क्राइब टू अवर पेशेंट। जैसे चौथा दवा में आपको एकोनाइट नैप मेडिसिन वी हैव। अगर शरीर के हर भाग में दर्द होना, हर भाग में दर्द होना और उसकी वजह से सांस फूलना और बेचैनी होना होना अगर ये साइन सिम्टम पेशेंट बताता है, शरीर के हर भाग में बोलता है कि मेरे हर भाग में दर्द हो रहा है और मुझे सांस फूलने से बेचैनी होता है, तो उस समय हम एकोनाइट नैप के बारे में भी सोच सकते हैं कि वी कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑफ एकोनाइट टू माय पेशेंट। फिर कॉस्टिकम मेडिसिन है। कॉस्टिकम मेडिसिन में भी शरीर के हर जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ तक जबड़ा जबड़ा को हिलाने से भी जबड़ा हिलने से भी उसको दर्द महसूस होता है ना, और हाथ पैर में जलन, अकड़न होना, और पाँव में अगर खुजली होता है साथ में, और नींद आने में कमी होता है ना, तो हम कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा चिलोनियम मेडिसिन है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। कॉल्चिकम मेडिसिन है, सिम्फाइटम मेडिसिन है, मेडोरेनम मेडिसिन है ना, रस्टक्स मेडिसिन है, डल्कामारा मेडिसिन है ना, बहुत सारी मेडिसिन वी हैव, जॉइंट पेन रिलेटेड मेडिसिन है ना। तो बट वी हैव टू डायग्नोस, पेशेंट को डॉक्टर के पास में आना है ना, आई हैव टू डायग्नोस the patient, and I have to take mental and physical symptom of my patient. I will go through the pathology test also. First, they will go through pathology test, then they will come to me, then I will take mental and physical symptom, then I will decide to provide medicine to my patient रोमेटिक अर्थराइटिस के लिए। इसके रोकथाम के लिए बहुत से उपाय हैं, जैसे कि मैं कुछ उपाय आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जनरली हमको ठंडी चीजों से खाने से बचना चाहिए, है ना। ठंडी चीज अगर हम, जैसे कि केला हुआ, फ्रिज का रखा हुआ दही हुआ, है ना, जितने भी ठंडा, उसका तासीर ठंडा होता है, उसको हमको कम से कम उसका सेवन करना चाहिए। और हमें प्रोटीन का सेवन, प्रोटीन का सेवन अपने भोजन में कम से कम करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा भी अधिक बढ़ जाने से, है ना, हमारे इसमें जो यूरिक एसिड जमने लगता है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके रोकथाम के लिए टमाटर हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। टमाटर में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, और ये शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। मैंने बताया कार्टिलेज का नुकसान होने से होता है। और तीसरा, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने से भी ये तीसरा मुख्य कारण ये भी है। ये तीन कारण जो होते हैं, जो कि वात रोग, जो गठिया रोग होता है, रोमेटिक रोग होता है, रोमेटिक अर्थराइटिस होता है। तो इस सब चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस गठिया रोग से, और नियमित रूप से अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर एक्सरसाइज करने में हमको ये बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जोड़ों में ज्यादा भार नहीं पड़े। ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जो जिसमें हमारे जोड़ों में भार नहीं पड़े, उस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे 70% जो कार्टिलेज जो है, 70% कार्टिलेज वो पानी उसमें होता है। तो हमको पानी कम से कम 5 लीटर पानी डेली, अडल्ट को, बड़े को 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। जिससे ये सब चीज को अगर हम रोकथाम के लिए अगर हम इस सब चीज पे ध्यान देंगे तो हम बहुत हद तक उससे बच सकते हैं। और हमारे अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट और प्लस मैनेजमेंट के द्वारा ये पेशेंट जल्द से जल्द क्योर भी हो सकता है। तो आपने हमें इतने सारे उपाय बताए हैं कि जिससे मेरा उम्मीद है कि लोग मतलब होम्योपैथी को लेके और ज्यादा जागरूक हो गए होंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे
अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी को लेके थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप हमारी जनता को बताइए कि जैसे होम्योपैथी से जो गठिया रोग है, रूमेटाइड गठिया रोग है, ये कैसे ठीक, ये क्या पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? जी, जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। बहुत से लोग को होम्योपैथी के बारे में अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। यू आर वही। करेक्ट, आई एग्री विथ यू मिस, है ना? कि जनरली क्या होता है ना कि हमें सबसे पहले ये समझना है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। वी हैव 3 ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस जी। है ना? मेडिकल साइंस का 3 ब्रांच है। एक एलोपैथिक हुआ, दूसरा होम्योपैथिक हुआ, तीसरा आयुर्वेदिक हुआ। तो हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी है, सभी हम लोग को ह्यूमन संरचना के बारे में पढ़ना है। तीनों को हमको पढ़ाई-लिखाई 5 एंड हाफ ईयर्स कोर्स है। एमबीबीएस की, बीएचएमएस की 5 एंड हाफ कोर्स, बीएमएस की 5 एंड हाफ ईयर कोर्स, जनरल जो कोर्स होता है जो डॉक्टर बनने की। उसके बाद में एमडी कोर्स है, 3 इयर्स एलोपैथिक में भी है, 3 इयर्स एलोपैथ होम्योपैथिक में भी 3 इयर्स, आयुर्वेदिक में। मैंने आई डिड माय एमडी इन मेडिसिन। जैसे मैंने बीएचएमएस के बाद में, जैसे उन्होंने एमबीबीएस किया, बीएचएमएस के बाद में जो उन्होंने एमडी किया, तो मैंने एमडी मेडिसिन से मैंने एमडी किया है। तो सबसे पहले बहुत से लोग को ना होम्योपैथिक को ना इस तरीके से देखते हैं कि बस डॉक्टर साहब क्या कब बढ़ता है, कब घटता है, क्या होता है, उसके आधार पे डॉक्टर साहब दवा दे देंगे। इसमें पैथोलॉजी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। जनरली लोग की जनरल सोच है मेंटेलिटी कि है इसमें, होम्योपैथी के हाँ। पास, हाँ, इट इज वेरी इजी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। होम्योपैथिक सबसे डिफिकल्ट है, एलोपैथिक से भी इसलिए डिफिकल्ट है। देखिए, हम लोग तीनों की पढ़ाई सेम होती है, जो ह्यूमन संख्या पढ़े हम लोग, मगर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बताया, इसीलिए 3 ब्रांच है। एलोपैथिक मॉडर्न फार्माकोलॉजी उनको पढ़ना है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी अनुसार वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं मेटामेडिका ऑर्गेनल पढ़ता हूँ मेडिसिन के लिए, उसके अनुसार मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा पेशेंट को, और आयुर्वेदिक वाले जो मेडिसिन बुक्स उनके पास में, उसके अनुसार प्रिस्क्राइब करेंगे। तो एलोपैथिक में मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना इट इज इजी टास्क। अगर वो याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, तो किसको कितना एमजी देना है, एज के अनुसार वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हेडेक की दवा ये स्टोमक में नहीं चला सकते एलोपैथिक, है ना? हेडेक रिलेटेड मेडिसिन को दे कैन प्रिस्क्राइब ओनली हेडेक हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम में ही उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर वो याद कर लेते हैं, उनको मेमोराइज है, उनको कमांड है, तो दे कैन प्रिस्क्राइब वेरी इजीली टू मेडिसिन। बट आयुर्वेदिक भी जिससे रिलेटेड से है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मगर हमारे में बहुत, मुझे होल लाइफ सारी जिंदगी उसको अप टू द डेट के लिए पढ़ना है। तो मुझे उसके लिए सारे टेस्ट तो करवाना ही करवाना है, और सारे मेंटल और फिजिकल साइंस सिम्टम और कंप्यूटराइज करना है मुझे। हम लोग का मेडिकल सॉफ्टवेयर आता है, तो पेशेंट को मैं एडवांस, अब जमाना है, तो मैं मेडिकल सॉफ्टवेयर रखता हूँ। तो पेशेंट का पैथोलॉजी टेस्ट पहले करवा लेके आ जाते हैं पेशेंट, फिर मैं पैथोलॉजी टेस्ट देखने के बाद में उनसे मेंटल और फिजिकल जितने साइन सिम्टम के अनुसार मैं वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो मैं बताया ना, जो हमारे में हेडेक में दवा चल सकता है, वो स्टोमक में भी चल सकता है, वो पैर में भी चल सकता है, पैर दर्द में भी चल सकता है, किसी भी प्रॉब्लम माइग्रेन में भी चल सकता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मैं रोमेटिक अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा। वी हैव क्योर्ड एलोपैथिक, दे डोंट हैव क्योर्ड। कि एलोपैथिक मैंने भी पढ़ा है, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, आई डिड माय मॉडर्न फार्मेकोलॉजी। तो मैं मेडिसिन को पूरी अच्छी तरह से जानता हूँ एलोपैथिक में, कि मैं किसी की बात का सुना हुआ बात को नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं उस पैथोलॉजी को भी पढ़ा हूँ, है ना? एलोपैथिक भी मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहां पे मैनेजमेंट है, वहां पेशेंट को एक मैनेजमेंट कराया था, एक दवा के द्वारा और एक खाद्य पदार्थ के द्वारा। मतलब पेन किलर है। पेन किलर क्या है? पेन किलर का बहुत साइड इफेक्ट होता है मिस, है ना? पेन किलर एज अ मोमेंट में तो एसओएस के तौर पे लोग देते हैं ना, कि बहुत ज्यादा दर्द हो तो आप ये ले लेंगे, है ना? एसओएस हम लोग कहते हैं उसको, मेडिकल टर्म में एसओएस के तौर पे ये दवा ले लेंगे। मतलब पेन किलर उस समय के लिए, एज अ मोमेंट के लिए, तो वो दर्द को सबसाइड कर देगा। पेशेंट फील वेरी हैप्पी कि सर ने पेन किलर दिया है, मेरा दर्द तो बहुत अच्छा हो गया। मगर उसका जब
असर खत्म होगा शरीर पे 12 घंटा 24 घंटा जितना देर समय तक उसका असर है पेन किलर का, तब तक तो वो पेन सबसाइड रहेगा। पेन असर खत्म हुआ फिर अगेन पेन विल बी स्टार्ट। तो अगर ये पेन किलर पेशेंट अगर लंबे समय तक लेते रहते हैं तो हड्डियां उनकी बहुत कमजोर हो जाएगी और आगे जाके बिल्कुल बिग प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एलोपैथिक में मैनेजमेंट है, देयर इज नो डाउट पेन किलर मेडिसिन दे हैव, बट वी हैव ट्रीटमेंट और इट इज परमानेंट क्योर। रोमेटिक अर्थराइटिस परमानेंट क्योर, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए परमानेंट क्योर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा दो प्रकार का जो गठिया बताया मैं, रोमेटिक अर्थराइटिस क्योर है ना। यंग एज में तो बिल्कुल क्योर है, ओल्ड एज में भी बहुत लोगों को क्योर होता है। मैंने आई क्योर सो मेनी पेशेंट, है ना, वी हैव ट्रीटमेंट। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि उम्र के बाद होता है, 50 साल के बाद होता है, जब कार्टिलेज घिस जाता है ना, एक दूसरे से लगड़ता है, तो that time also it is curable but not 100% curable। ऑस्टियोआर्थराइटिस 100% क्योर इसलिए नहीं होता है कि वो एज ग्रुप हो जाता है। जब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे डेंसिटी हमारे घटता है हमारे शरीर वो का तो ना, सब है ना, बढ़ता है। तो रोमेटिक अर्थराइटिस की दवा मैंने बहुत सारे लोग को ठीक किया हूँ और बहुत सारे लोगों का भी इलाज कर रहा हूँ। सब लोग इम्प्रूवमेंट है, दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट आल्सो। और सब so many patient have cured, thousand of patient I have cured within 10 years or 11 years of my treatment। तो we have treatment और हमारे में ये ट्रीटमेंट है रोमेटिक अर्थराइटिस, इट इज क्योरेबल बाय होम्योपैथी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब जनता की ये जो एक डाउट था उनको ये तो क्लियर हो गया है कि होम्योपैथी भी उतना इफेक्टिव है जितना एलोपैथी है, ये जितना। यस ऑफ कोर्स। जी तो जी लेकिन यस। जैसे डॉक्टर आजकल देखा जा रहा है कि ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये युवा जनरेशन को, जो यूथ जनरेशन है उनको भी बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसका क्या रीजन क्या है इसका? जी जी, इसको ये मैं बताना चाहूंगा। देखिए आज आज का जो भाग दौड़ जीवन शैली बिल्कुल अलग हो गया है ना। पहले जैसे जीवन शैली आज नहीं है। तो युवा लोग और यहाँ तक बच्चे लोग भी इससे बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा युवा और बच्चे कुछ तो आपको मैं बताया मैं, रोमेटिक अर्थराइटिस जेनेटिक से रिलेटेड, it is related to genetic also, but it is not 100% sure it will be, मगर संभावना बढ़ जाती है। मैंने बताया जैसे कि संभावना बढ़ जाती है ना, संभावना हो जाती है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक प्रॉब्लम, बट इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट 100% श्योर कि ये अगर फादर मदर को है तो बच्चे को होगा ही होगा, मगर चांसेस होते हैं। 80% चांसेस वो उनके जेनेटिक में होने के चांसेस होते हैं। युवाओं में इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे में इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, खान पान सबसे मेन कारण है। सबसे मेन कारण है खान पान में, जैसे कि हम इसमें हमारे सूजन होता है, जैसे चीनी अल्कोहल ये सब चीज का सेवन, फास्ट फूड ये सब चीज का सेवन बहुत ज्यादा युवा करते हैं, जिसकी वजह से उनको तो शुरुआती दौर पे उनको समझ में नहीं आता है कि हमें रोमेटिक हो गया है ना, पेन हो गया है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन किलर दिया गया वो ठीक हो जाते हैं। ने तो मैं युवाओं और छोटे बच्चे से भी कहना चाहता हूँ कि अपने डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर युवा और वजन, ज्यादा वजन भी, युवाओं में ज्यादा वजन भी एक मेन कारण है ये गठिया होने का। जब शरीर का जो मेन ज्वाइंट जो बताया मैंने आपका, हिप ज्वाइंट और घुटना जो है, जो बेड वेयरिंग जो ज्वाइंट हुआ है ना, बेड वेयरिंग जिससे जिस भार से हम अपना चलना फिरना करते हैं, ये घुटना हुआ, हिप ज्वाइंट हुआ। तो अगर शरीर का भार बहुत ज्यादा अगर होता है तो कार्टिलेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, कार्टिलेज घिसने लगता है जो कि एक दूसरे से लगड़ता है, जिसकी वजह से उसमें पेन होता है। तो ये चीज को वजन कम से कम रखें। युवा वजन जितना नॉर्मल अगर वेट रहेगा तो इसकी संभावना बहुत घट जाएगी। और डाइट में हेल्दी डाइट फॉलो करें, ताजा फ्रेश फ्रूट्स लें, तो है ना, आप हरी, हमें कोई हाँ हरी, हाँ आप हरी हमें कोई सब्जी, हेल्दी डाइट बताइए फिर जनता के लिए। हाँ जी जी जी। अच्छा डाइट, अच्छा अच्छा आपका अगला क्वेश्चन, हाँ
रोमेटिक अर्थराइटिस के लिए डाइट के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि अभी सबसे पहले तो हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए हमें, है ना। हमें फल का सेवन करना चाहिए, है ना। और हमें जो पेय पदार्थ जो मैं बताया जिससे सूजन ज्यादा होता है, चीनी, अल्कोहल, है ना, ये सब चीज हमारे डाइट में बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। और जैसे कि आपको मैं बताऊं, और रोमेटिक अर्थराइटिस के जैसे कि हमको आहार में जैसे कि लहसुन, लहसुन भी एक, अगर लहसुन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर हम डेली सुबह को दो दो लहसुन का कलिया अगर हम चबाते हैं तो ये इसमें हम बहुत हद तक हम रोमेटिक अर्थराइटिस को काबू कर सकते हैं। धनिया, धनिया के बारे में बताता हूं मैं। धनिया भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। धनिया का अगर पाउडर को, 1 चम्मच पाउडर को हम पानी में घोल के गर्म करके उसको हम चाय जैसा या पानी जैसा, उसको जब ठंडा हो जाए उसको पिएंगे तो उससे भी हमको बहुत राहत मिलता है। और और हमें जैसे कि मछली का सेवन कम से कम करना चाहिए और रेड मीट का सेवन कम से कम करना चाहिए। इससे गठिया होने की इससे संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम दर्शकों को यही आहार के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज के साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि जोड़ों पे जो असर होता है, जिस पे भार पड़ता है, उस एक्सरसाइज से जरूर बचे। तो ये सब सारा चीज अगर हमारा जीवन चर्या अगर सही है ना, हमको हर समय एक जगह बैठे नहीं रहना है ना, है ना। बैठे रहने से भी बॉडी स्टिफ होता है ना। जब बॉडी, हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है, तो मशीन को चलते रहना चाहिए, है ना। जो सेडेंटरी लाइफ सेडेंटरी लाइफ मेडिकल टर्म में हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफ। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सेडेंटरी लाइफ, उनको 10-12 घंटा बैठ के एक साथ में पढ़ते हैं, तो उनका कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई उनका दिनचर्या नहीं है, सिर्फ खाना खाते हैं, वो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये शरीर को हर चीज चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज भी चाहिए, है ना, शरीर को पौष्टिक आहार भी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज को अगर ध्यान में रखेंगे, अगर संतुलित आहार करेंगे, तो हम गठिया रोग से बच सकते हैं। जी सर, आपने बहुत जागरूक किया है हमें। एक और बात पे हमें, हमारी जनता को बताइए कि जैसे जब भी, जैसे कि हम जानते ही है कि जब भी कोई मेडिकल इश्यू होता है किसी को, तो सबसे पहले हम एलोपैथी की ओर भागते हैं और होम्योपैथी जी का जी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते हैं कोई। तो आप उनको होम्योपैथी के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा जागरूक करिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एलोपैथिक होम्योपैथी खास के इंडिया में, you can say in India, not out of country. I have given medical service in Israel country. मैं इजराइल कंट्री में मेडिकल सर्विस दे के आया हूँ मिस, है ना। तो when I have given medical service, तो they are giving same importance of allopathic and homeopathic there. कि this pathy has came from German, ये जर्मन से आया है ना। डॉक्टर सिम्बल कृष्ण फंडर में, ये जर्मन के सबसे बड़े एलोपैथिक डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे। मगर उनको लगा ना कि उनको लगा कि एलोपैथिक से बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, शरीर पे बहुत साइड इफेक्ट होता है, इसका शरीर को बहुत नुकसान होता है। तब उन्होंने पूरा जीवन, ये मास्टर ऑफ नॉलेज उनके माइंड में, वेरी शार्प माइंडेड व्यक्ति थे वो। तब उन्होंने पूरे संसार को, ये डॉक्टर हेनीमैन की देन है जिसकी वजह से हम होम्योपैथिक है। तो जनरली बहुत से लोग ये समझते हैं ना, होम्योपैथिक पुराना पैथी है। सबसे पुराना पैथी आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक सालों जमानों से चलते आया है ना, हमारे बुजुर्गों से चला आया। उसके बाद एलोपैथिक आया और सबसे लेटेस्ट होम्योपैथिक है। मगर जनरली लोग समझते आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पुराना पैथी है, एलोपैथिक नया है। एलोपैथिक नया नहीं, एलोपैथिक के बाद में होम्योपैथिक आया।
कि एलोपैथिक डॉक्टर सबसे बड़े डॉक्टर थे जर्मन के डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन। तो जनरली लोग को क्या होता है, बहुत से लोग डॉक्टर नहीं होके भी थोड़ा सा एक जागरूक नहीं भी है, जो कि हमारे गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी लोग ना ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो स्टडी नहीं भी किए हैं, वो स्टडी नहीं भी किए हैं। तो मैं ये बात फैक्ट है, मैं किसी को मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा किसी को दुख पहुंचाने के मेरे ये नीति नहीं है। ये नहीं, जिसने आपने बोला जागरूक इसलिए नहीं हो पा रहे, एक रूट रीजन ये भी है ना, मुख्य कारण ये भी कि जो डॉक्टर बना है, मैंने 5.5 years कोर्स पढ़ के, मैंने कंबाइंड प्री मेडिकल एग्जाम दे के मैं मेरा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट आया, तो होम्योपैथिक मैंने किया। तो मैं 5.5 साल पढ़ के एक डॉक्टर की कुर्सी में बैठा। उसके बाद मैंने एमडी किया 3 साल, है ना, 9 साल पढ़ के मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। तो होम्योपैथिक में जनरल क्या है कि क्वाइक डॉक्टर है, क्वाइक तो आप समझ रही है, मैं क्वाइक डॉक्टर की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग के अंदर में भ्रम है, भ्रांति है कि होम्योपैथिक धीरे से जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे एक्ट करता है, बहुत ठीक होगा कि नहीं होगा, इसे कोई संभावना नहीं है। जो कि ऐसी बात नहीं है कि अगर क्वाइक के पास जाएंगे वो, उन्होंने तो कोर्स पढ़ा नहीं है। जो मेडिकल उन्होंने एलोपैथिक ने पढ़ा है वही मैंने भी पढ़ा है ना, जो कोर्स जिन्होंने एमडी किया मैंने भी पढ़ा है। तो मैं पढ़ के डॉक्टर की कुर्सी में बैठा हूँ ना, वो तो पढ़ के डॉक्टर कुर्सी, तो वो तो ट्रीटमेंट उस तरह से कर नहीं पाएंगे। जनरली क्या होता है, तो लोग के अंदर में ही होता है, पेशेंट आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि 2 पेशेंट मेरे हाईली क्वालिफाइड 2 ग्रेजुएट पेशेंट थे हमारे। तो मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगा, तो बोले सर व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में तो बिना प्रिस्क्रिप्शन कैसे ही दवा दिया जाता है ना। तो आई गॉट वेरी शॉक्ड, है ना, मैं बहुत शॉक्ड हुआ उस समय, मैं आश्चर्य हुआ, मुझे ये क्या बोल रहे हैं, ही इज अ लर्नेड पर्सन। वो बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक में तो ऐसा ही कॉपी में लिख के आप दवा दे दीजिएगा, देयर इज नो नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मैं मुस्कुराया, थोड़ा सा शांत रहा। अब मुझे अंदर से बहुत ये दुख भी हुआ कि क्या हो रहा है, होम्योपैथिक को लोग इस तरह से क्यों ले रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि वाई, तो उन्होंने बोला कि इसके पहले मैं जहां जहां ट्रीटमेंट कराया हूँ वहां पे सिर्फ कॉपी में लिख के दवा दे देते थे। इसका मतलब कि दे वर नॉट डॉक्टर, वो डॉक्टरी कर रहे हैं मगर डॉक्टर नहीं है वो, है ना, कोई डॉक्टर है। तो मैंने बताया कि डॉक्टर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कैसे हो सकता है ब्रदर, डॉक्टर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता ना। आप, मैंने प्रिस्क्रिप्शन दूंगा तभी ना आप बोलेंगे कि मैं इस डॉक्टर से, डॉक्टर डेनिश के अंडर में मैं हूँ, डॉक्टर राजेश के अंडर में मैं हूँ। तो प्रिस्क्रिप्शन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर तो की पहचान ही नहीं है, उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप उसको वेरीफाई कीजिए कि आप जिसके पास में गए हैं कि डॉक्टर से भेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये भी एक बहुत रूट कॉज है कि लोग के अंदर में भ्रांति है, जिसके आप क्वाइक डॉक्टर के पास में जाएंगे और जेन्युइन डॉक्टर के पास में, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस है कि वो पढ़ के 6 साल पढ़ के या 3 साल पढ़ के डॉक्टरी कर रहे हैं। जैसे एलोपैथिक में एमबीबीएस में भी क्वाइक है, मगर वहां पे क्वाइक की संख्या कम है, कम परसेंटेज है, तो लोग उतना अंदर मैनेज हो जाता है। मगर यहाँ क्वाइक की संख्या ज्यादा है तो लोग को भ्रांति ज्यादा है, भ्रम ज्यादा है, लोग आना नहीं चाहते, लोग दिखाना नहीं चाहते, लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे से काम करता है, जल्दी काम नहीं करता। मैं बताऊं, मैं जीभ में दवा डालते ही इसका एक्ट होता है। ये जैसे एलोपैथिक क्विक एक्शन देता है, वैसे हमारा होम्योपैथिक भी क्विक एक्शन देता है, मगर इट डिपेंड अपॉन द डिजीज कंडीशन। ये सबसे पहले हम जागरूक करना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को कि डिजीज कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन का रोग है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फीवर है, फीवर एक फ्लू फीवर हुआ, है ना, वायरल फीवर हुआ, तो 3 to 5 डेज उसका ड्यूरेशन है। विदिन 3 to 5 डेज में पेशेंट विल क्योर। दैट इज हम लोग मेडिकल में पढ़े हैं कि द फ्लू विल बी, है ना, वायरल फीवर विल बी क्योर बाय विदिन 5 डेज, है ना। तो बाय ट्रीटमेंट विदिन 5 डेज में पेशेंट विल बी क्योर। बट अगर मलेरिया फीवर है, मलेरियल फीवर उसको है ना, मलेरिया पैरासाइट है उसको, तो 2 वीक्स में वो क्योर होगा। उसका कंडीशन है, मेडिकल टर्म है, मेडिकल में बताया गया कि उसको हमको पूरी तरह से क्योर करने के लिए फीवर को मैं उतार दूंगा, फीवर कम हो जाएगा उसका, मगर 2 हफ्ता तक जब तक दवा उसका कोर्स पूरा नहीं होगा फीवर विल नॉट गो। उसे टाइफाइड फीवर है,
जो 3 to 4 वीक्स का टाइफाइड में मुझे मेडिसिन देना ही देना है ना। सारे साइन सिम्टम ठीक होने के बाद भी वो रिपीट नहीं हो मेडिसिन, वो अगेन टाइफाइड विल नॉट अगर अगेन, तो फॉर दैट आई हैव टू गिव, उसका 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 कोर्स ऑफ द मेडिसिन है। तो ये चीज पेशेंट को समझना, दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर इस चीज को हम समझेंगे तो हम जाए। तो और एक और बताऊंगा मैं, जैसे कि हम लोग नॉट क्योर द डिजीज, क्योर द पेशेंट, हम लोग का टर्म है क्योर द पेशेंट। अगर कोई फीवर से ग्रसित है, फ्लू है, तो 3 to 5 डेज में अगर मैं उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया हूं मैं, तो एज अ होल वो ठीक होगा। जैसा कंडीशन वो 5 डेज बिफोर था उसका, उसी कंडीशन 5 डेज के बाद में हो जाएगा। जितना हेल्दी था, मेंटल, फिजिकल स्ट्रांगनेस सब चीज आ जाएगा। मगर एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। वो एंटीबायोटिक दवा दिया गया है उसको, फीवर तो उतर जाएगा, फीवर ही विल बी क्योर। वो क्योर तो हो गया 5 दिन में, है ना, वायरल फीवर उसका चला गया, मगर उसको थकान, कमजोरी और ठीक होने में भी और अगला 5 डेज लग जाता है, जो कि हमारे में नहीं ऐसा है। तो अगर इस बात को ध्यान रखेंगे कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक में कोई, और ये नेचुरल पैथी है, इसमें कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं देना है, कोई पेन किलर नहीं देना, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। जो जानते हैं, जिसके महत्व को जानते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि होम्योपैथिक में बुखार 100 बुखार हो गया, तो नाउ एलोपैथिक, बाय एलोपैथिक इट विल नॉट क्योर, दे आर रनिंग टू एलोपैथिक। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। 103 बुखार वाले भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो जानते हैं कि, है ना, बुखार को मैं एंटीबायोटिक देके, एंटीबायोटिक दिया, जस्ट 103 बुखार जस्ट 99 आ जाता है, मगर वो 8 आवर्स के लिए, 10 आवर्स के लिए, आफ्टर दैट 10 आवर्स अगेन फीवर विल बी। तो हमें फीवर को तरीके से उतारना है। 103 है तो 102 होगा, 1 होगा, तो ऐसे जब नीचे डाउन होगा फीवर, तो उसके बाद से वो रिपीट नहीं होगा। मगर एलोपैथिक में इट इज जस्ट रिवर्स है, वो तुरंत तो एंटीबायोटिक देके उड़ा देंगे, मगर जब 8 घंटे के बाद फिर अगर वो एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो अगेन फीवर विल बी एडमिट। तो बुखार उतरा, उनको बुखार उतरने में उनको भी 4 दिन 3 दिन लगा, जब तक वो दवा छोड़ देंगे 8 दिन के बाद में फिर फिर फीवर हो जाएगा। तो मैंने फीवर की दवा दिया और फीवर को मैं जनरली ग्रेजुअली उसको कम डाउन किया, तो एज अ होल क्योर हो गया, एज अ पेशेंट हैज क्योर, एज अ फुल्ली क्योर, मतलब हेल्थ वाइज आल्सो, मतलब वो क्योर हो गया। तो मैं अपने पेशेंट को, अपने दर्शकों को जागरूक करें कि होम्योपैथिक को भी उतनी इंपॉर्टेंट दीजिए जितना एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। देखिए तीनों पैथी का देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पैथी, हर पैथी का एक लिमिटेशन है। जहां पे सर्जरी की बात है, वी हैव टू गो टू एलोपैथिक। जहां पे सर्जरी की बात है, वी विल वी मस्ट टू गो, है ना, वी मस्ट टू रन टू एलोपैथिक, है ना। सर्जरी की बात है, वहां पे हम सबसे पहले एलोपैथिक के पास जाएंगे। मैंने एलोपैथिक भी किया, मैं होम्योपैथिक भी हूँ, है ना। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कोई पैथी में देयर इज नो, मगर पैथी में कोई सब पैथी का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है ना सर। मगर ट्रीटमेंट के मामले में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इसलिए ज्यादा अच्छा है कि मैं होम्योपैथिक को इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं एलोपैथिक भी हूँ, फिर मैंने एलोपैथिक भी किया, इसलिए मैं अच्छा कि नेचुरल पैथी है, इसमें एंटीबायोटिक दवा नहीं, केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है हमारे दवा में, है ना। आयुर्वेदिक में केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसलिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक नेचुरल है। तो पेशेंट क्योर हो गए, तुम्हें पता ना, पेशेंट क्योर हो गए तो फुली क्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से क्योर हो गए, है ना। मगर उसमें एंटीबायोटिक का केमिकल है, तो उसका शरीर में उसका असर रहता है, थकावट, कमजोरी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो फिर अपने इसमें हेल्प आता है। तो इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि आप होम्योपैथिक को भी उतना ही इंपॉर्टेंट दीजिए जितना एलोपैथिक, आयुर्वेदिक को दे रहे हैं। और होम्योपैथिक में डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो जरूर आपका समाधान होगा और जरूर डॉक्टर ठीक करेंगे होम्योपैथिक के। कि आई cured so many rheumatic arthritis. I have command migraine, rheumatic, है ना, this type of disease management, migraine disease के बारे में बताना चाहता हूँ। There is so many disease they have management only, but we have cured, है ना। तो इसलिए मैं पेशेंट को बताना चाहूंगा कि आप, और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप डॉक्टर के पास में आए, डॉक्टर को देखें, समझे, ट्रीटमेंट कराएं, तब निर्णय लें कि होम्योपैथिक
सही है कि नहीं है ना। और किसी के बोलने पे, किसी के समझाने पे नहीं जाए। फर्स्ट वी हैव टू गो टू डॉक्टर, मीट टू डॉक्टर, है ना, कि डॉक्टर, तब उसको जजमेंट, आपको ट्रीटमेंट के बाद ही में आप जानेंगे कि इस ट्रीटमेंट के द्वारा रोबोटिक ठीक हुआ कि नहीं, होम्योपैथी के द्वारा ठीक हुआ। तो दर्शकों को मैं ही कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमें होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और आपने हमें आज बहुत जागरूक करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अगले थैंक यू मिस। इंटरव्यू में मिलेंगे। हाँ, इट्स माय प्लेजर आल्सो। थैंक यू मिस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और थैंक अगर जनता आप लोग डॉक्टर दैनिश का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं।